हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं के सामाजिक विज्ञान का पाठ पढ़ रहे हैं। जीने का संघर्ष आज हम पढ़ेंगे और इसके पहले के जो भाग है वो हम पढ़ चुके हैं और वो भाग थे बच्चों फ्रांसीसी क्रांति, है ना। फ्रांसीसी क्रांति हम पढ़ चुके हैं और इसके साथ ही हमने पढ़ लिया था 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज भी हमने पढ़ लिया था और उसी के आगे का भाग है जीने का संघर्ष। तो बच्चों चलो शुरू करते हैं पढ़ना। जीने का संघर्ष। फ्रांस की जनसंख्या सन 1715 में 2.3 करोड़ थी, जो सन 1790 में बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई। परिणामतः अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग काफी तेजी से बढ़ी, है ना। जनसंख्या बढ़ने के कारण क्या हुआ बच्चों कि अनाज की मांग भी बढ़ गई। अधिकांश लोगों के मुख्य खाद्य पाव रोटी की कीमत में तेजी से वृद्धि हुई। अधिकतर कामगार कारखानों में मजदूरी करते थे और उनकी मजदूरी मालिक तय करते थे, लेकिन मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी, है ना। महंगाई तो बढ़ रही थी लेकिन उनकी मजदूरी नहीं बढ़ रही थी। फलस्वरूप अमीर गरीब की खाई चौड़ी होती गई। स्थितियां तब और बदतर हो जाती जब सूखे या ओले के प्रकोप से पैदावार गिर जाती। मतलब यदि मौसम ठीक नहीं होता, पैदावार नहीं होती लोगों की, तो उनकी स्थिति और बुरी हो जाती। इससे रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाता था। ऐसे जीविका संकट प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में काफी आम थे। ठीक है, ऐसा अधिकतर वहां होता था। तो यहाँ दे रखा बच्चों जीविका संकट का अर्थ दे रखा ऐसी चरम स्थिति जब जीवित रहने के न्यूनतम साधन भी खतरे में पड़ने लगते हैं, है ना। उसे जीविका संकट कहा गया है। और अनाम जिसका नाम मालूम नहीं, है ना, उसे अनाम कहा गया। ठीक है, इसी प्रकार अब अगला है पेज पे बताया गया है जीविका का संकट कैसे उत्पन्न होता है। खराब फसल है ना, फसल खराब हो गई। ऐसी स्थिति में क्या हो गया, अब गरीब गुरबा पाव रोटी नहीं खरीद पाएंगे क्योंकि फसल ही खराब हो गई, तो क्या बेचेंगे और क्या उनको उसके बदले में पैसे मिलेंगे। तो उनको खाने के लिए जो पाव रोटी जो उनका मुख्य भोजन था वो ही नहीं मिल पाता था। ऐसी स्थिति में क्या होता था कि उनकी शारीरिक स्थिति कमजोर हो जाती थी, वो अपना भोजन भी पूरा प्राप्त नहीं कर पाते थे और ऊपर से फसल खराब हो जाती थी तो महामारी हो जाती थी, है ना, क्योंकि वो आसानी से बीमार भी ऐसी स्थिति में हो जाते थे। तो अब आगे हम पढ़ेंगे उभरते मध्य वर्ग ने विशेषाधिकारों के अंत की कल्पना की, है ना। उभरते मध्य वर्ग ने, तो जो मध्य वर्ग उभर रहा था, पहले भी कर बढ़ने एवं अकाल के समय किसान और कामगार विद्रोह कर चुके थे, ऐसा पहले भी हो चुका था, परंतु उनके पास सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव लाने के लिए साधन एवं कार्यक्रम नहीं थे। ये जिम्मेदारी तीसरे स्टेट के उन समूह ने उठाई जो समृद्ध और शिक्षित होकर नए विचारों के संपर्क में आ सके थे। 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ, है ना। 18वीं सदी में जो परिवर्तन हुआ ये हुआ बच्चों कि एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे मध्य वर्ग कहा गया, है ना। मध्य वर्ग का उदय हुआ जिसने फैलते समुद्र पारी व्यापार और ऊनी और रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के बल पर संपत्ति अर्जित की थी। ऊनी और रेशमी कपड़ों का या तो निर्यात किया जाता था या समाज के समृद्ध लोग उसे खरीद लेते थे। तीसरे एस्टेट में इन सौदागरों एवं निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा व वकील जैसे पेशेवर लोग भी शामिल थे। तो तीसरे एस्टेट हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं बच्चों। तीसरे एस्टेट जो है वो सामाजिक स्थिति पर निर्भर करता है। 3 भाग में बांटे गए थे समाज को, जो फ्रांस में, है ना, उससे है ये सभी पढ़े लिखे थे और इनका मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्मना विशेषाधिकार नहीं होने चाहिए। ये समूह का मानना था, जो कि नया एक मध्य वर्ग उदय हुआ था उसका। किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता ही होनी चाहिए। स्वतंत्रता, समान नियमों तथा समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की यह परिकल्पना जॉन लॉक और जॉक रूसो जैसे दार्शनिकों ने प्रस्तुत की थी। इन दार्शनिकों ने कल्पना प्रस्तुत की थी, ये विचार प्रस्तुत किए थे बच्चों की स्वतंत्रता, समान नियम और समान अवसर। अपने 2 ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट में लॉक ने राजा के देवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया, है ना। लोग जो वहाँ के दार्शनिक थे, रूसो जो दार्शनिक थे, उन्होंने
जो राजा के निरंकुश अधिकारों का खंडन किया था कि राजा के कोई निरंकुश अधिकार नहीं होने चाहिए। रूसों ने इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा। मॉन्टेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना, है ना, मॉन्टेस्क्यू की रचना थी द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना में सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात कही। जब संयुक्त राज्य अमेरिका में 13 उपनिवेशों ने ब्रिटेन से खुद को आजाद घोषित कर दिया तो वहां इसी मॉडल की सरकार बनी, है ना। कहाँ पे बच्चों? संयुक्त राज्य अमेरिका में। फ्रांस के राजनीतिक चिंतकों के लिए अमेरिकी संविधान और उसमें दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत थी। तो जब फ्रांस की क्रांति के पहले जो है अमेरिका में 13 उपनिवेश जो आजाद हो गए थे, है ना, और वहां ये मॉडल बना था नया, एक व्यक्तिगत अधिकारों को वहां महत्व दिया गया था। दार्शनिकों के इन विचारों पर कॉफी हाउसों और सेलान की गोष्ठियों में गर्मागर्म बहस हुआ करती थी और पुस्तकों एवं अखबारों के माध्यम से इनका व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। पुस्तकों एवं अखबारों को लोगों के बीच जोर से पढ़ा जाता था, है ना, जोर से पढ़ते थे ताकि अनपढ़ भी उन्हें समझ सके और इन नए विचारों को उनके सामने भी प्रस्तुत किया जाता था। इसी समय लुई 16 द्वारा राज्यों के खर्चों को पूरा करने के लिए फिर से कर लगाए जाने की खबर से विशेषाधिकार वाली व्यवस्था के विरुद्ध गुस्सा भड़क उठा। ठीक है, तो इस तरह से वहां पर ये सारे जो परिस्थितियां हो रही थी जिसके कारण वहां फ्रांसीसी क्रांति होने लगी।